तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। जन्म से लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो जब ओशो से जुड़ा तो जब भी कहीं ऐसी बात पढ़ी या किसी को कहते सुना जो ओशो के ऊपर कुछ बोल रहे थे जो मैं जिनसे सहमत नहीं हो पाता था, तो अपना विरोध दर्ज कराता था, असहमति दर्ज कराता था और अखबारों में लिखता था। वो अपनी बात कहते, मैं अपनी बात। अब कोई अगर मान लो कि भले जनार्दन ठाकुर जैसा बड़ा लेखक हो, बड़े पत्रकार हो, वो अमेरिका गए और अगर रजनीशपुरम के बारे में उन्होंने जो भी कुछ लिखा और जिस तरीके से लिखा और कई चीज़ों को ट्विस्ट करके जैसा उन्होंने किया, तो मैंने उसका जवाब दिया। वो अपनी बात कहे, मैं अपनी बात कहूँ। तो और ये जब आश्रम में काम करते भी कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आती थी या सहमति नहीं होती, तो हमारी असहमति तो हम उस वक्त भी व्यक्त करते थे। इतना तो ओशो हमें समझदार बना के गए। अब जब ओशो ये कहते हैं कि मेरी देश से जाने के बाद तुम लोगों की जवाबदारी बढ़ जाएगी क्योंकि स्थितियों परिस्थितियों को रिस्पॉन्स करने के लिए मैं नहीं होऊंगा, तो निश्चित रूप से ज़्यादा उसके बारे में विचार आता है। अब जैसे कि नकल, अब ओशो जीवन भर नकल का बोलते रहे कि नकल अस्तित्व करता ही नहीं है। फोटोकॉपी ओशो नहीं अस्तित्व नहीं बनाता। क्या कभी ओशो ने जीते जी नकल का समर्थन किया? किसी ने नकल की और कहा कि भैया अच्छा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो? जब यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया ओशो से, जो कि जी काफ़ी सालों तक कृष्णमूर्ति के साथ रहे, फिर अपनी बात उनने शुरू की, तो ओशो ने क्या यूजी कृष्णमूर्ति को सही कहा? क्योंकि ये कहा कि नहीं भाई, यूजी कृष्णमूर्ति भी तो कृष्णमूर्ति का ही काम कर रहे हैं। ओशो ने धारदार आलोचना की। यूजी का अर्थ उन्होंने उदार गुरु निकाला। उसी उद्बोधन में उन्होंने ये भी बोला कि जो भी नकल करे वो नकलची होता है, सिर्फ नकली नकल करता है, असली कभी नकल नहीं करता। तो जब किसी को अगर नकल में करते देखता हूं तो मेरे पास में आधार है। नकल नहीं की जानी चाहिए। और अगर इनमें ऐसी ही चीजें कुछ थी तो ओशो के जीते जी भी नकल करके बताते। ये अब ओशो से देश से जाने के बाद फिर क्या ओशो ने अपने कार्य में कभी भी पूरे जीवन काल में शुरू से लेकर आखिर तक किसी तरीके का कोई भाई भतीजा बात बताया कि किसी व्यक्ति को कुछ विशेष दिया हो कि वो कुछ उनका है कि वो कोई और है? जो उनके कार्य में जितनी ईमानदारी से, निष्ठा से और ध्यानपूर्वक लगा था, उसको उतना अवसर मिलता चला गया। ये तो कोई आधार रहा ही नहीं कभी भी। अब अगर कोई ये कहे कि ये भी तो ओशो का काम कर रहे हैं, ये ओशो का काम नहीं कर रहे हैं, ये ओशो का नुकसान अलबत्ता कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, फायदा नहीं कर रहे, क्योंकि ये ओशो के काम में मिलावट हो गई। जब ओशो कहते हैं कि मेरे काम को 24% शुद्ध रखो, कैरेट सोना बनाओ, तो उसमें ये मिलावट कर रहे हैं और इस मिलावट का तो विरोध करना ही पड़ेगा। मेरी असहमति मैं बताऊंगा। अब ये कि ये भी तो ऐसा नकल करके ओशो के काम कर रहे, कैसे कर रहे हैं? बुनियादी रूप से, मूल रूप से, प्राथमिक रूप से ही गलत चीज हो गई, तो ओशो का काम हुआ कैसे? जब ओशो के ऑडियो वीडियो हैं, भाई ओशो ने जब इनर सर्कल बनाया और जो सारी व्यवस्थाएं दी, तो ओशो ने कहा कि भाई तुम सिर्फ मंडेन चीजों का व्यवस्था देखोगे, बाकी आध्यात्मिक और साधना के तल पे तो मैं हूं। तो ओशो है ना बोलने के लिए, उनके ऑडियो हैं, वीडियो हैं, किताबें हैं। किसी बीच को आपको बिक करने की जरूरत क्या है? मकसद क्या है?
और मान लो ओशो का, तो हम सभी बैठ जाए फिर तो टोपे पहन पहन के ओशो जैसे, और वो पहन के रंग बिरंगे शुरू हो जाए चारों तरफ। कुछ हो क्या जाएगा? अरे लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में पता नहीं किन किन के जाप कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे हुआ क्या? ओशो एक क्रांति है। अगर उस क्रांति पे, उस आग पे कोई अगर राख डालता है तो वो दुश्मन है ओशो का। ओशो के आसपास कोई नाम से भीड़ इकट्ठी करनी है? पहले ही बहुत सारी भीड़ है, एक भीड़ और हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? क्या ओशो ने अपना जीवन इस भीड़ के लिए दिया? ओशो तो पृथ्वी के जो चुने हुए प्रतिभावान लोग हैं उनके लिए है। उनने एक विजन दिया आने वाली भविष्य मनुष्यता के लिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे अतीत को ना करता हूं, एक नई शुरुआत करता हूं। बहुत गलत ढंग से जिए मनुष्यता, अब एक नई शुरुआत की जरूरत है। तुम उनको, ओशो को खींच के फिर वापस उसी पुराने कचड़े में डाल रहे हो कि ओशो का काम कर रहे हैं। अरे ये गजब का ओशो का काम कर रहे हैं भाई। और मुझे असहमति जताने का भारत का कानून भी अधिकार देता है, और मेरी नैतिकता भी मुझे अधिकार देती है, और मैं ओशो का शिष्य हूं और मुझे यह अधिकार देता है। मैंने जीवन भर ओशो के लिए लिखा है, मेरे लिखे की ओशो ने भी तारीफ की। और वो इतने पर्याप्त आधार है कि मैं बोलूंगा जिनके भी, जिनसे मैं सहमत नहीं हो पाता, मेरी असहमति मैं जताऊंगा। कोई कहता है कि मैं तो बार बार माला और रोप का, बिल्कुल, क्योंकि ओशो ने माला पहनने के लिए मना किया। मेरे वो सदगुरु हैं, उनने कहा पहनो तो पहन ली, उन्होंने कहा ना पहनो तो नहीं पहनो, इतनी सी तो बात है। नहीं कि मैं तो पहनूंगा। ओशो के शिष्य हो तुम, दुश्मन हो तुम ओशो के। अपनी भड़ास, अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति, अपनी हिंसा निकालने के लिए तुम माला का उपयोग कर रहे हो यार। इससे ज्यादा गंदी बात और क्या हो सकती है? इससे गंदा उपयोग क्या हो सकता है माला का? अपमानित कर रहे हो तुम ओशो को, ओशो की माला को पहन के। और इनके सहमति नहीं जता सकते। वहां भाई तुम कुछ भी करते रहो, वो कोई बात नहीं। मैं बोलूं तो कि नहीं जी तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे क्यों नहीं होगी तकलीफ यार? मुझे अपने विचार व्यक्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा, मेरी असहमतियां मैं जताऊंगा। हाँ, निश्चित रूप से हमें भी खुशी होती है जब ओशो के अच्छे काम को करते देखते हैं। बढ़िया खूबसूरत ढंग से ओशो का काम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो निश्चित हमें क्यों नहीं होगी खुशी? हमेशा नहीं खुशी होती है, लेकिन वो काम वैसा होना चाहिए जैसा ओशो बता गए हैं। अगर ओशो के काम के विपरीत, ओशो के तो जीते जी ओशो ने ऐसी चीजों का विरोध किया था। इतना ईमानदार और इतना सच्चा तो वो हमें बना के गए, बता के गए कि जी ये भी ओशो का काम कर रहे हैं। गजब का काम कर रहे हो भैया यार ये ओशो का। ये आरतियां करते फिरना और पता नहीं क्या क्या, ये हत्ते धक्के देते फिरना करना, और ये क्या फूफड़ता है यार? क्या होता है इस तरीके से? ध्यान करो ना, ईमानदारी से सक्रिय ध्यान करो, कुंडलिनी करो, नाथ ब्रह्मा करो, थेरेपीज करो, निश्चित रूप से करना चाहिए। ओशो को सुनो, रोज रोज सुनो। अरे मतलब मूर्खता की कोई लिमिट होती कि नहीं होती है? और उस पर सवाल करो तो कि जब तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम बार बार आके रोप के और माला के विरोध में क्यों बोलते हो? क्योंकि ओशो ने इसके लिए मना किया था। सिंपल सी बात है। ओशो ने जब ओशो ने कहा कि कपड़े और भगवा कपड़े और माला पहनो, तो तमाम विरोध और पूरी दुनिया विरोध में खड़ी थी तभी, और गालियां खा के और लोगों के पत्थर खा के भी हमने माला और कपड़े पहने। पत्थर खाए हैं सचमुच में, पुलिस को बुलाना पड़ा, एक बार पुलिस थाने में बिठा दिया था हमें। क्या उस वक्त हमने कपड़े और माला पहनना छोड़ दिया था? दुनिया एक तरफ और ओशो एक तरफ। ऐसा थोड़ी कि हम कोई किसी तरीके से डरपोक लोग रहे हैं। जब ओशो ने कहा तो हमने पहना, और जब ओशो ने कहा कि नहीं पहना तो नहीं पहना। मेरे वो सदगुरु हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, सिंपल सी बात है। और उनको अपना काम जिस तरीके से चलाना, इसका अधिकार उनको पूरा है।
अगर उनको अपने लोगों को माल भगमा कपड़े माला पहनाने पहनवा दी, उन्होंने कहा नहीं पहनानी तो नहीं पहनानी, अब वो तय कर रहे ना, मैं तय करूंगा क्या उनके काम को? अब ये लेगेसी लेगेसी लेगेसी, पता नहीं कौन कौन सी लेगेसी, और ये जो पता नहीं क्या लेगेसी के नाम पे क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई विचार करेगा कि नहीं करेगा? ध्यान कार्यक्रम होते हैं, अरे भाई ध्यान कार्यक्रम होते तो ईमानदारी से ध्यान करो ना भाई। ये बीच बीच में ये पता नहीं फिल्मी गाने बजाने और पता नहीं क्या क्या करने लगते हो, तो ये ओशो का काम हुआ क्या? क्या ओशो ने इस तरीके से शिविर लेने की बात कही? सिंपल सी बात है, ओशो ने कहा था कि 3 दिन का शिविर होगा जिसमें 5 ध्यान करवाए जाएंगे। इतनी सी तो बात है, इतना सा तो करना है। और जो संचालक जाता है वो ध्यान को करवाएगा। कोई गुरु बनने की जरूरत नहीं है, संचालक था वो ध्यान शिविर का। अब जिसको देखो वो पता नहीं क्या क्या करने लग गए, टोपे पहन पहन के। कोई रजनीशपुरम बना रहा है। अरे क्योंकि इन शब्दों से ओशो के कई लोग बड़े हिप्नोटाइज हैं, तो उन सम्मोहन का ये लोग शोषण करते हैं, क्योंकि एक कहीं न कहीं टीज है लोगों की कि वो रजनीशपुरम सफल नहीं होता है। जी मैं रजनीशपुरम बना देता हूं। ध्येय क्या है? जब ओशो ने रजनीश नाम ही हटा दिया तो उस नाम से कोई चीज को क्यों बनाना? ओशो ने जब अपना नाम उनके जीते जी तो घोषणाएं हुई थी, बकायदा प्रेस रिलीज हुए थे। जब रजनीश नाम को भी हटाया गया, फिर जो उनको गौतम तो बुद्धा कहा गया वो भी हटा गया, वो 3-4 चरणों में हुआ, तो फिर ओशो सर्वमान्य रूप से स्वीकृत किया गया था। ओशो ने इसको स्वीकृत किया था। ओशो स्वयं जब आते थे और उच्चारण होता था ओशो खुद भी ओशो बोल रहे हैं। अब क्या प्रमाण चाहिए? फिर हम तो भगवान श्री रजनीश कहेंगे जी। अरे भगवान श्री रजनीश हमने कहा, जब तक ओशो ने भगवान श्री रजनीश कहा तो हमने भी पूरे हृदय से भगवान श्री रजनीश, हम तो भगवान श्री करते ही एक तरीके से सालों सालों बिताए। लेकिन जब ओशो ने कहा ओशो, तो हम ओशो कहने लग गए। और इन चीजों पे प्रश्न करो तो जी तुम्हें ईर्ष्या है। अरे मेरे को क्या ईर्ष्या होगी यार भाई? क्या मैं करना चाह रहा हूं क्या ऐसा कुछ? मैं कोई दाढ़ी टोपे पहन के बैठ गया हूं कि मेरे दुकान में तो 4 लोग आ रहे हैं, उनके 40 आ रहे, इसलिए मेरे को ईर्ष्या हो रही? मैं तो धारदार भी आलोचना कर रहा हूं इस चीज की। मेरे को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, वो कोई भी हो। अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि ओशो के विचार के विपरीत होगी तो मेरी असहमति तो मैं जताऊंगा, इसमें ईर्ष्या कहां से आ गई यार? ये कोई राजनीति है क्या? हमने तो उस तरीके से कभी जीवन ही नहीं जिया। काय की ईर्ष्या होगी? और फिर क्या ओशो के जीते जी हमने कभी भी, मैं तो चुनौती देता हूं, कोई बताए कि कभी भी ओशो ने किसी तरीके का कोई भाई भतीजावाद आने दिया क्या अपने काम में? ऑन रिकॉर्ड ओशो का हिंदी प्रवचन, जिसमें ओशो ने कहा कि कल मेरी बहन ने कहा कि एक परिवार का पारिवारिक फोटो खींचते हैं, तो ओशो ने कहा मेरा परिवार मेरे सन्यासी है। ये अब अपने मन से पता नहीं क्या क्या चीजें लाओगे तो अरे भाई। और मैं अपनी असहमति बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, मैं इन चीजों से सहमत नहीं हो पाता हूं और असहमति बताने का ये मेरा अधिकार है। हाँ, अगर ओशो ने यूजी कृष्णमूर्ति की भी, तो ओशो कम बुद्धिमान थे क्या? ओशो भी कहते थे अरे तो यूजी कृष्णमूर्ति भी तो कृष्णमूर्ति का ही काम कर रहे हैं। फिर यूजी कृष्णमूर्ति की ओशो ने क्यों आलोचना की? फिर उसी प्रवचन में ये क्यों बोला कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें एक कसौटी देके जाता हूं, सिर्फ और सिर्फ नकली नकल करता है? क्योंकि ये बात उनको ख्याल में रही होगी, उनके बाद में लोग अपनी अपनी दुकानें खोलेंगे। जब ओशो ने, जिस दिन ओशो पे छुरा फेंका गया तो उस दिन ये उद्बोधन कथा उनने कही थी कि शैतान का एक युवा शिष्य भाग के गया कि अरे हमारे काम पे संकट आ गया,
क्या हुआ? तो बोले कि एक व्यक्ति को फिर सत्य घट गया, अब हमारा काम कैसे चलेगा? शैतान कहता है कि चुप रहे, तू अभी नया है, तुझे कुछ पता नहीं, अपने आदमी बैठे हैं वहां पे। तो बोले अपने आदमी? मैंने तो वहां अपने आदमी किसी को नहीं देखा। तो शैतान बोलता है कि वो जो आसपास बैठे हैं ना, वो अपने ही आदमी है, जिसको सत्य घटा जाने भर दे, फिर ये अपना ही काम करेंगे। और जब ओशो ये कह रहे थे, कई लोग जो आज दुकानें खोल के बैठ गए उस वक्त बैठे थे, हो सकता है ओशो इनडायरेक्ट इशारा कर रहे हैं कि मेरे बाद में मेरे सत्य का गला घोटेंगे। और आज जो एक पूरी पीढ़ी वो है अभी जिंदा, जिनने ओशो को देखा, ओशो के काम में वो संलग्न रहे सालों साल, उनके भी तो अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कोई एक व्यक्ति ने थोड़ी ठेका ले लिया कि ओशो ने निर्धारित कर दिया कि भाई ये व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी होगा, इसको सारी समझ आ चुकी, बाकी तुम सब। ऐसा कुछ भी नहीं कहा ओशो ने, किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाए नहीं, न कानूनी रूप से, न आध्यात्मिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न पारिवारिक रूप से। ओशो ने किसी को नहीं कहा ऐसा। तो हमारी असहमतियां तो मैंने जीवन भर प्रकट की है, लिखा है, और मैं अब भी बोलूंगा, निश्चित रूप से बोलूंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा होगा जो कि ओशो के काम के लिए उचित नहीं है, जो मेरी समझ से उचित नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी बात अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं अपनी असहमति को जता रहा हूं। मैं सहमत हो ही नहीं सकता जब ओशो ने कहा कि माला नहीं पहनना तो नहीं पहनना, सिंपल सी बात है। ओशो ने जब कहा कि नकल नहीं करना तो नकल नहीं करना। अगर वो कोई भी नकल करे, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि ओशो ने कभी भी नकल का समर्थन नहीं किया। और फिर इस तरीके की बातें कि बुद्ध तो घट गया, ये घट गया। अरे याद करो, जब ब्रह्म वेदांत के बारे में जिक्र आया था, और ब्रह्म वेदांत ने उस वक्त ओशो व्हाइट रोब पहनते, तो ब्रह्म वेदांत ने भी व्हाइट रोब पहनना शुरू कर दिया था। मैं मिला था तब ब्रह्म वेदांत से। तो क्या ओशो ने प्रवचन में नहीं बोला कि जो भी घटा तो मैं बोलूंगा, मेरे शिष्य हो तुम? ऐसा थोड़ी कि ओशो ने अपने जीते जी ऐसी किसी भी चीज का कोई समर्थन किया है। तो इतनी, आज अगर हम लोग इतनी सी बात को भी अगर ईमानदारी से विचार विमर्श नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? ओशो तो कहते हैं कि आलोचना तो होना चाहिए, आलोचना से सत्य निखरता है। ओशो के काम को अगर हम कहीं ऐसी जगह देख रहे हैं जहां कोई विपरीत विचार रखना, तो रखा जाना चाहिए, पूरी ताकत से रखा जाना चाहिए, पूरी ताकत से सुना जाना चाहिए। अब किसी भी बात को ओएफ, अरे पहले तो तय कर लिया कि ओएफ पूरा एक विलेन है, खलनायक है, और जो भी ओएफ कर रहा है गलत कर रहा है। ये तो राजनीतिक पार्टियों में होता है ना, ये कांग्रेसी गलत, ये बीजेपी वाला गलत। अरे ऐसे कोई सत्य निखरता है क्या? हमारे शास्त्रार्थ का तो एक परंपरा है पूरे देश में हजारों साल की। अपनी अपनी बात कहने को तो पूरा ओएफ ने ऐसा करता है तो तुम भी ऐसा। अरे मेरा ओएफ से क्या लेना देना? जहां मेरी असहमति है वहां है तो मैं वो भी वक्त बोलता रहता हूं। इसमें ऐसा कौन सी बड़ी चीज है? और तुलनात्मक रूप से चीजों को जब देखते हैं तो उतना तो एक बुद्धिमानी होती ही है कि उसको किस तरीके से रखा जाना चाहिए। अगर ओआईएफ वाले भी माला पहनते होते तो मैं उनका विरोध नहीं करता क्या? अगर मान लो ओआईएफ का कोई सदस्य टोपे माला पहन के बैठ जाता, वो रोब जैसे ओशो के रंग बिरंगी, और वो वैसी बकवास करने लगता, तो मैं उसका भी विरोध उतना ही करता, निश्चित रूप से करता। और जिन चीजों से मैं वहां भी सहमत नहीं हूं, मेरी असहमति समय समय पे वहां भी मैं व्यक्त करता हूं। उसमें ऐसी कौन सी किसी का हम दुश्मन हो गए? अपना अपना विचार रख रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और रखी जानी चाहिए। अब क्या क्या नहीं हो रहा है ओशो के नाम से यार।
कब तक चीज़ों को देखो और कब तक चीज़ों को बर्दाश्त करो यार? क्यों नहीं बोलो? अब एक कोई लड़की है, मैंने तो कभी उसको पुणे में नहीं देखा या कहीं ऐसा, और कम उम्र की, और नहीं कोई इसकी कोई इंटेलिजेंस है, न कोई ऐसा कोई मुझे आईक्यू नजर आया। वो सेक्स पे बोल रही है, वो फ्री सेक्स थे करते। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, बकवास यार। अब एक लड़की जब सेक्स पे बात करती है तो इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बोलने को बहुत है और मैं लगातार बोलूँगा और निश्चित रूप से ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है, मेरा कोई किसी तरीके का कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। मैं कोई OIF की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, न तो उनके पक्ष में बोलता हूँ, न विपक्ष में, नहीं मैं किसी दूसरे के पक्ष में बोलता हूँ, विपक्ष में बोलता हूँ ना। जो मेरी समझ है ओशो के काम की, उसके अनुसार, उस आधार पर खड़ा होकर मैं अपनी बात कहता हूँ। सहमति असहमति पूरी अलग बात है, वो तो बोलने का अधिकार मुझे ओशो के जीते जी भी था और अब भी, और मैं बोलूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।